नमस्कार साथियों। जिस प्रकार से राजस्थान के युवाओं को वैकेंसी का इंतजार था और यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार द्वारा स्कूल लेक्चरर भर्ती बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसी के बारे में। देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसका पूरा का पूरा हिंदी रूपांतरण आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एक पॉइंट पर बात करेंगे हम, कौन कौन से पॉइंट है, किस पर सिलेबस आएगा, कौन कौन से पॉइंट पर हमारे सवाल होंगे, कितने भागों में इसको बांटा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण हम इस पर बिंदु पर बात करेंगे। जो साथी कहते हैं कि यदि बेहतरीन परिणाम पाना चाहता है तो प्रत्येक जो युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड अपना लक्ष्य बना चुके हैं, उनको सिलेबस का बारीकी से अध्ययन करना अति आवश्यक है। जो साथी इसका बारीकी से अध्ययन करता है वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं। देखिए हमारा बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस 2024 सामान्य अध्ययन पेपर प्रथम पेपर। इसका जो पहला पार्ट है पार्ट एक के नाम से जाना जाता है, पार्ट एक के नाम से जाना जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि पार्ट ए। और इस पार्ट ए के अंदर जो बात करें साथियों, यहां पर आएगा हमारा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। और साथ में हम बात करते हैं भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी जो हमारा इसके अंदर तीन पार्ट आ गए हैं। देखिए पहला पार्ट है ए, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी हमारा ये जो पार्ट ए है इसके अंदर तीन भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तीन भागों में ले लिया गया है। एक तो हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो है राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब इन तीनों की बात करते हैं कि पूरी की तरह से कि तीनों कौन कौन से भाग हैं। एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर वन। देखिए इसमें गुप्त काल आएगा। गुप्त काल यानी क्योंकि भारतीय इतिहास की बात की गई है तो गुप्त काल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और गुप्त काल में तमाम जो चीजें हैं, भले ही वहां पर हमारी स्थापत्य कला है या हमारा साहित्य को लेकर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पुटअप होते हैं साथियों। मुगल काल, मुगल काल की बात करते हैं तो संपूर्ण जो मुगल काल है उसके दौरान आपको देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि गुप्त काल और मुगल काल, इसमें साहित्य, कला और वास्तुकला। साथियों ध्यान रखना, एक बहुत ही बड़ी बारीकी से ध्यान रखना कि यहाँ पर जब सवाल पुटअप होता है तो जैसे हमारा जो सिलेबस है और उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है कि गुप्त काल दिया हुआ है, मुगल काल, और मुगल काल के अंदर भी देखो डिवाइडेशन किया गया है, सब डिवाइड किया है कि जैसे साहित्य, इस साहित्य पर आपको ज्यादा जोर देना है, कला पर ज्यादा जोर देना है और वास्तुकला का विशेष रूप से जोर देना है। अब देखिए उनके जैसे मान लीजिए कि उनकी उन्होंने शासन कब से कब किया था, या उनके कोई मान लीजिए कि उनका किसी भी प्रकार का युद्ध रहा हो, तो वो सवाल ज्यादा नहीं मायने रखते हैं। यहाँ पर देखिए गुप्त काल और मुगल काल पर साहित्य और कला और इसके अलावा वास्तुकला का विकास पर हमारा फोकस रहेगा, मेहन यहाँ पर सवाल पुटअप होंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर टू, इस पर बात करते हैं तो साथ ही यहाँ पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए इस पर नाम दे दिया है स्वतंत्रता संग्राम। तो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर तमाम जो चीजें यहाँ पर जितने भी जो आंदोलन हुए हैं, इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जितने भी जो लोग भूमिका अदा की है वो पुटअप सवाल होंगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय आंदोलन पॉइंट नंबर तीन की बात करते हैं साथियों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। अब देखिए इसमें वीडी सावरकर, देखिए जहां पॉइंट रूप से बात करते हैं तो यहाँ पर आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं इनके बारे में पूरी बारीकी से आपको अध्ययन करना है। बारीकी से अध्ययन करना मतलब वीडी सावरकर का जन्म से लेकर मृत्यु तक के तमाम जो कार्य किए हैं, वीडी सावरकर ने कौन सी किताब लिखी थी, कौन सी जेल में रहे थे, कौन कौन से आंदोलन किए थे, कहां पर, ये तमाम जी। ठीक है, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, सुखदेव और रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही हमारे देखिए यहाँ पर देखिए ग्राम दल के नेताओं का
नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारे जो कांग्रेस के जो ग्राम दल के नेता हैं, इन तमाम इन पर हमारे सवाल बनते हैं। तो इनका एक एक ये हमारे प्रमुख जो नेता है, इनको तो एक एक इनके बारे में छोटा से छोटा सवाल आपको क्लियर कर लेना है साथियों, क्योंकि यहां से सवाल बनने के पूरे चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जिस पर हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसमें धार्मिक और पुनर्जागरण में बात करें राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। राजा राममोहन राय की जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण जो उसका है, वो सारी की सारी आपको पास जानकारी होनी चाहिए। कौन सी किताब लिखी थी, कौन सा आंदोलन में भाग लिया था, किसके ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे या नहीं थे, ठीक है। इसने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इसके अलावा अपन बात करते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को लेकर भी हमारी तमाम किन किन से इनसे मुलाकात हुई थी, कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, तमाम सवाल यहाँ पर बात करते हैं। विवेकानंद, ये हमारे, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, क्योंकि हमारे राजा राममोहन राय को हम आधुनिक पुनर्जागरण का पिता के नाम से अग्रदूत के रूप में जानते हैं। तो राजा राममोहन राय और बहुत ही महत्वपूर्ण दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, तीनों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सामाजिक और पुनर्जागरण के अंदर। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद और बी आर अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में। देखिए ये हमारे जो पंडित बात करते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अलावा देखिए कि ये हमारे संविधान को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा हमारी भारत की अंतरिम सरकार के भी ये सदस्य रहे। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं कि ये लोग हमारी बाद में हमारी निर्वाचित सरकार के हमारे सदस्य बने रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद कौन कौन से कार्य किए, उनकी जैसे 1964 तक तमाम जानकारी आपके पास पता होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताबें लिखी या महात्मा गांधी ने कौन सी किताबें लिखी, कहाँ कहाँ का आंदोलन किया था, तमाम जानकारी। वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में और बी आर अम्बेडकर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है साथियों, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। और यदि जो साथी वास्तव में इसको तैयारी करेगा, बहुत कोई बड़ा बड़ा कार्य नहीं है, आसानी है, आराम से याद हो सकते हैं। अब चलते हैं साथियों राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। अब प्राचीन संस्कृति में ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर देखिए 4 टॉपिक ही दे रखे हैं, तो इन 4 टॉपिक को बड़े अच्छे से क्लियर करना है। बाकी टॉपिक क्लियर कर सकते हो, लेकिन इन 4 टॉपिक पर कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। देखिए इसमें देखिए अपन बात करते हैं तो ये 4 टॉपिक विशेष रूप से ध्यान रखना। इन 4 टॉपिक को तो आप माइंड के अंदर बैठा लेना, कालीबंगा को, आहाड़ को और गणेश्वर और बैराट। ये 4 टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी टॉपिक को आप रीड आउट कर सकते हो, लेकिन इन टॉपिक को विशेष संदर्भ दिया गया है। देखिए सिलेबस में किसी चीज को पॉइंट आउट कर दिया जाता है तो वहां पर सवाल सबसे ज्यादा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी ये विवादास्पद मुद्दे में नहीं फंसना चाहता है, वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि आज हमारी प्रतियोगी परीक्षा के जो साथी होते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो यदि मान लीजिए कि सिलेबस से बाहर चला गया एग्जामिनर, तो वहां पर अपन फिर से उसको कहीं ना कहीं विवाद का सामना करना पड़ेगा। तो वो हमेशा एग्जामिनर क्या चलता है, अपने सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कालीबंगा, आहड़ है, गणेश और बैराट। हाँ हो सकता है इसमें एक एनालिटिकल सवाल तैयार कर सकता है, एनालिटिकल अप्रोच वाले सवाल तैयार कर सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से वो चलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है। अब बात करते हैं साथी, यहां पर देखिए 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर हेडलाइन दे दी गई है कि राजस्थान का इतिहास। देखिए 8वीं से 18वीं शताब्दी, क्योंकि यहां पर साफ साफ देखिए इस टॉपिक को अंडरलाइन कर दिया गया है कि आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, और वो टॉपिक है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के बारे में बात की गई है। तो आपको विशेष रूप से इस टॉपिक पर हम बात करें तो यहाँ पर 18वां 8वीं, इस टॉपिक को विशेष रूप से आपको नोट कर लेना है। यहां से यहां तक का हमारे राजस्थान का इतिहास का एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा भी अपन बात करते हैं साथ ही, यहाँ पर देखिए
पूरी तरह से हमारे यहाँ पर अलग अलग पॉइंट भी नोट करवा दिए हैं। तो अब जैसे गुर्जर पतियार वंश है, तो गुर्जर पतियार वंश दे दिया गया है, तो इसके गुर्जर पतियार वंश की जब से नींव है या जब से इसका वंशज डला है और एंड तक का वंशज के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट जितने भी संग्राम हुए, युद्ध हुए हैं या उनकी स्थापत्य कला रही है, दुर्ग रहे हैं, वो तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अजमेर के चौहान। चौहान वंश की नींव से लेकर चौहान वंश का शासन समाप्त होता है तब तक के तमाम जो चौहान वंश के शासक रहे हैं उनके बारे में आपको पूरा अध्ययन करना है। मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, ये दिल्ली सल्तनत के साथ कब संबंध हुए, उनके तमाम बिंदुओं पर हमको बात करनी है। अब बात करते हैं साथियों रणथंबोर और जालोर। रणथंबोर और जालोर, अब आपको पता होगा कि रणथंबोर और जालोर में जैसे हमारे चौहान वंश की भी नींव डली थी, तो उनके तमाम जो शासकों की है उसका अध्ययन करना है। राजस्थान और मुगल, जिसमें हम बात करते, देखिए राणा सांगा का विशेष संदर्भ दिया गया, राणा सांगा का विशेष संदर्भ दिया है। राजस्थान और मुगल है, लेकिन इसमें राणा सांगा के पॉइंट टू पॉइंट एक भी छोटा सवाल नहीं छूटना चाहिए। देखिए यहां पर महाराणा प्रताप के बारे में भी आपको इंडिकेट किया है, तो महाराणा प्रताप का एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है, महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए जिन शासकों के बारे में बहुत पॉइंट ऑफ नोट कर दिया है, तो उसको हटकर एग्जामिनर ने दिया है, यानी अपन आरपीएससी ने हमारे को जो सिलेबस उपलब्ध करवाया है, तो इस सिलेबस में हमारे को उस टॉपिक को विशेष संदर्भ में देखना है। क्योंकि देखिए राजस्थान और मुगल या राजस्थान के हमारे राजवंश देखना है, लेकिन राजवंश के अंदर भी यदि मान ले, देखिए एक राजवंश के जैसे अपन बात करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा दे दिए हैं, लेकिन मेवाड़ के महाराणा में अपन बात करते हैं महाराणा प्रताप और राणा सांगा दे दिया, तो यहां पर सवाल सबसे ज्यादा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे मारवाड़, आमेर के मानसिंह, आमेर का मानसिंह के बारे में ज्यादा दे दिया। अब अपन बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ में बहुत सारे शासक हैं, लेकिन देखिए चंद्रसेन को हाईलाइट, चंद्रसेन को लेकर एक भी सवाल आपका पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, छोटा सा छोटा सवाल तैयार आपको करना है। तो चंद्रसेन एकदम पूरी तरह से क्लियर, चंद्रसेन का जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जो संघर्ष हुए हैं, किस राजवंश के साथ संधि समझौते वगैरह, वो सारी की सारी सेनाएं वगैरह, ये आपको पूरा पॉइंट ऑफ नोट करना है। इसके बाद बात करते हैं बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह के बारे में आपको पूरा पॉइंट देखना है। और मेवाड़ में राज सिंह, मेवाड़ का शासक राज सिंह। अब बात करते हैं साथियों, देखिए अगला पॉइंट आता है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। जिस प्रकार से हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम देखा, उसी प्रकार से राजस्थान में भी स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है। पॉइंट टू पॉइंट साथियों, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलना है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हमारी जितनी भी जो छावनियां रही है, पहली छावनी में दूसरी छावनी, इस छावनी 1857 की क्रांति के अंदर कौन से क्रांतिकारी प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे, क्रांतिकारी पहले क्रांति कहां हुई थी, कहां पर कौन से, इसके अलावा वायसराय वगैरह तमाम जो संघर्ष हुए हैं उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक जागृति, ठीक है, राजनीतिक जो भी जागृति रही है। इसके अलावा प्रजामंडल को लेकर जो आंदोलन हुए राजस्थान के तमाम जो प्रजामंडल हैं, उसके तमाम प्रजामंडल के बारे में बात करनी है। इसके अलावा उस प्रजामंडल के लिए जागरण, या अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भक्ति की भावना फैलाने के लिए जो किताबें हैं, आंदोलन किए हैं, या हमारे गोपनीय दस्तावेज चले हैं, या सभाएं हुई हैं, तमाम वो आपको याद करनी है। इसके बाद बात करते हैं साथियों प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलन। प्रमुख किसान और आदिवासी आंदोलन की पॉइंट ऑफ टू पॉइंट आपको चलना है। उसके बाद साथियों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है हमारे 7 चरणों में, तो एकीकरण के तमाम बिंदु बात करना है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और उसके अंदर कौन भूमिका अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये तमाम बिंदु आप जानते हैं वैसे, और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं समाज और धर्म। देखिए राजस्थान के समाज और धर्म की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों, कला और संस्कृति राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें बात करते हैं साथियों कि एक तो लोक देवी, लोक देवी और लोक देवता। देखिए यहाँ पर किसी भी पॉइंट ऑफ, किसी भी लोक देवी के बारे में नहीं बात की गई है, कोई भी लोक देवता के बारे में बात नहीं की है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर राजस्थान के तमाम देवी और देवताओं को मनाना है आपको। तमाम राजस्थान के जितने भी जो देवी और देवता है सबको ही मनाना है, कोई भी देवी देवता को छोड़ना नहीं है, क्योंकि किसी भी देवी देवता के सवाल आपके पास पूछे जाते हैं।
तो तमाम रूप से अच्छे तरह से आप सभी राजस्थान के देवी देवताओं के पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। लेकिन जो बड़े फेमस फेमस है उनका तो है ही, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि जिस देवी देवता के बारे में एक भी लाइन बनती है या दो लाइन भी बनती है ना, वो भी आपको याद करने का प्रयास करना साथियों, क्योंकि एक एक नंबर ही हमारी सफलता सिद्ध करेगा। देखिए इसमें वैकेंसी के अंदर सबसे ज्यादा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, तो यहां पर हमारा एक एक पॉइंट मायने रखेगा साथियों। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख संत, राजस्थान के प्रमुख संत, अब हमारे जितने भी जो हमारे संत हुए हैं, भले वो निर्गुण भक्ति से हैं, सरगुण भक्ति से हैं, तमाम जो संत हैं, बाहर से आए हो, राजस्थान से हो या राजस्थान से बाहर गए हो, तमाम संतों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वास्तुकला, वास्तुकला में हमारे देखिए यहाँ पर मंदिरों की बात की गई है वास्तुकला में, तो तमाम जो राजस्थान के जो मंदिर हैं उनके बारे में देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी मेवाड़ मारवाड़ या किसी परगने की बात नहीं की गई है। वास्तुकला में तमाम जो मंदिर है उनके लिए गई है, और वास्तुकला के अंदर मंदिरों की जो शैली है, जैसे मान लीजिए कि कौन कौन सी शैली काम में ली गई है, उन शैली के बारे में याद रखना है। उनको मंदिर बनाने की जो कला है या मंदिरों की कुछ अद्भुत चीजें हैं, वो विल बी डिफरेंट, वो आपको अच्छे से तैयार करने का पूरा प्रयास करना है। अब बात करते हैं साथियों किले। किले आपको पता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किले हैं और महल बने हुए हैं, और तो किले यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर किले की बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब राजस्थान के तमाम किलों की बात आपको करनी है। तमाम पूरे के पूरे राजस्थान के किले और महल आपको पढ़ने हैं। किलों के अंदर जितने भी जो महल बने हुए हैं उन महलों को भी पढ़ना है, और सारे के सारा एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से आपको अध्ययन करना है साथियों। ठीक है, ध्यान रखना, एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से इनको अध्ययन करना है। अब बात करते हैं साथियों पेंटिंग। पेंटिंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे सभी जो राजा महाराजा थे उनको पेंटिंग स्कूलें खोली गई थी। तो तमाम जो विभिन्न स्कूलें हैं, भले वो मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, या हमारा बीकानेर हो, या हमारी किशनगढ़ शैली हो, कौन सी भी, तो सभी विभिन्न पेंटिंग स्कूलों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तमाम उनके पास कौन से कलर यूज किए गए थे, कौन से स्कूल में पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए थे, कौन सी स्कूल में हमारे पक्षों पक्षियों पर चित्र बनाए गए थे, किस पर हमारे मनोरम दृश्य बनाए गए थे, किस में हमारी, इस प्रकार के तमाम सवालों को हमने देखना है साथियों। अब बात करते हैं साथियों मेले और तैयार। मेले और तैयार की बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम जो सारे के सारे जो मेले हैं और तैयार पूरे के पूरे ले लिए हैं। यहाँ पर आपको सभी धर्मों के मेले लिए हैं, सभी धर्मों के जो तैयार हैं वो सारे के सारे तैयार ले लिए हैं। यानी आपको सारे मेले, भले राजस्थान में किसी भी धर्म से हो, किसी भी पशु मेला हो, या अपन बात करते हैं धार्मिक मेला हो, या हमारा कोई और रीति रिवाजों का मेला हो, वो सभी के सभी मेले कवर कर लिए गए। इसके अलावा हमारे तैयार आपको कवर करने हैं। रीति रिवाज, अब हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज परंपराएं, इसमें देखिए हमारे सभी जातियों के रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी भी बात के नहीं किया गया, तो आपको सभी के सभी रीति रिवाज लेना है, सभी धर्मों के रीति रिवाज परंपराएं आपको अब प्रयास करना है कि राजस्थान में जो प्रमुख रूप से रीति रिवाज और परंपराएं पढ़ सकते हो, पढ़ने का पूरा प्रयास। इसके अलावा हमारी जो पोशाक है, पोशाक आपको पता है राजस्थान की बहुत ही अलग पोशाक होती है और आभूषण होते हैं, इनको लेकर बहुत अच्छे सवाल होते हैं, काफी विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं, तो काफी इसको क्लासिफिकेशन करके पढ़ना साथियों, क्लासिफिकेशन करके पढ़ता है तो वो साथी इसमें अच्छी महारती हासिल करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें सिमिलरिटी पाई जाती है। सिमिलरिटी मतलब ऐसा लगता है जैसे वो आभूषण हमारे नाक में भी पहना जाता है, वो आभूषण हमारे कान में भी पहना जाता है, वो आभूषण कहीं हाथ में भी पहना, ऐसे सिमिलरिटी लगने वाले आभूषण होते हैं। तो आप यदि इनको क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक सही रणनीति बनाते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी सवाल सही गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। बात करते हैं लोक संगीत और नृत्य। लोक संगीत की बात करते हैं या नृत्य की बात करते हैं तो साथ ही यहाँ पर देखिए सारे के सारे लोक संगीत ले लिए हैं और नृत्य भी सारे के सारे ले लिए हैं, भले वो जातीय नृत्य हो या होली दिवाली के नृत्य हो या हमारे शास्त्रीय नृत्य हो, कोई भी नृत्य हो, अपन बात करते हैं सारे के सारे नृत्य ले लिए हैं, भले वो हमारे पूरे बात करते हैं। भाषा और साहित्य, यानी राजस्थान की जो भाषा और साहित्य के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं उनके बारे में ले लिया गया है। कोई कालक्रम यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो ध्यान रखना साहित्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने का पूरा प्रयास करना है। तमाम जो राइटर्स जिसने भी हमारी लिटरेचर लिखा है उसके शासक के समय लिखा है तो साहित्य उसका भी नाम याद रखना है। इसके अलावा किसी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार क्या होता है साथियों कि जैसे किताब लिखी गई है और किताब का राइटर आपने याद कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है जो एग्जामिनर होता है ना,
वो बड़ा आपको छटनी करनी होती है, क्योंकि राजस्थान में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ गई है, तो यहाँ पर क्रीम क्रीम लोगों को लेना है, क्रीम लोगों को लेना है, तो क्या करना होगा उनको, ये प्रयास करना होगा कि जैसे बच्चे को कैसे उलझाया जाए, कैसे वहां से क्रीम लोगों का दिमाग को शार्प माइंड निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू है नहीं, तो इंटरव्यू नहीं है तो हमारा को यहाँ पर देखिए जाए तो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हमारे को निकालना है। तो वो क्या करता है कि किताब जैसे लिखी, और किताब के बाद बच्चे ने क्या किया, उसका राइटर याद कर लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे किताब लिखती है और राइटर का ले लिया और कह दिया कि अब बताइए इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई किताबें ऐसी है दो भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछा जाता है। कई किताबें ऐसी होती है साथियों जहां पर भाषा लिखी हुई है लेकिन किसी हमारे राजवंश के ऊपर लिखी गई है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से पुटअप सवाल होते हैं और उनका बारीकी से आप अध्ययन करने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट यदि नोट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसका बहस सर्वे से अच्छा, वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है साथियों, मैंने सफलता पाई है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त की है, तो इस वजह से आपको मैं मानता हूं कि आप बहुत बेहतरीन इसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी। साथ ही ये पार्ट बी है, ये मानसिक योग्यता और परीक्षण के हैं सवाल। मानसिक योग्यता देखिए साफ साफ लिख दिया मानसिक योग्यता, तो यहाँ पर आपको वैसे ज्यादा आपको देखिए हमारी जो मेंटल एबिलिटी के सवाल हैं, ये सीधे सवाल होने के चांसेस होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें अगेन टू अगेन, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस मानती है। तो सादृश्य वाले सवाल, श्रृंखला पूर्णता के सवाल, ये आपको चाहे तो कोई एक दो गाइड ले लेना, और उस गाइड के अंदर आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। और साथियों आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं इसके साथ ही कि हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और उसके अंदर ऊपर बहुत सारे पेपर हम दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी, कुछ पेपर हैं और कुछ की कॉस्ट भी रखी गई है, बहुत नॉर्मल कॉस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमारी जो एप्लीकेशन की नॉर्मल जो कॉस्ट होती है वो ली जा रही है, बाकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप उन पेपर को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत सारे जो पेपर हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगेन टू अगेन प्रैक्टिस करोगे तो आप सफलता जरूर मिलेगी। मैं आप मेरी और से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको है। देखिए साथियों यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग के सवाल होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग, इसके अलावा रक्त संबंध सवाल हैं, रक्त संबंधी भाई बहन वगैरह चाचा ताऊ वगैरह कोई भी सवाल। इसके अलावा तार्किक वेन आरेख वाले सवाल हैं, आपको पता ही है, तार्किक वर्णमाला प्रेक्षण वाले सवाल हैं। इसके अलावा संख्या और रैंकिंग और समय अनुक्रम प्रेक्षण के ये सवाल दिए गए हैं। इसके अलावा गणितीय संचालन के भी सवाल आपको मिलेंगे साथियों। अब बात करते हैं साथियों अंकगणितीय तरह के भी सवाल है, मैंने यानी कैलकुलेशन वाले हैं, कुछ सवाल आएंगे जिसमें आपको मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपको करना होगा। ठीक है साथियों, और इसके अंदर आपको देखना है कि हमारा आउटपुट वापस कैसे प्राप्त होता है। उसके बाद डेटा की व्याख्या करना, डेटा की व्याख्या करना वाला सवाल होगा, डेटा को पर्याप्त करना वाला होगा, और क्यूब्स और पासा वाले सवाल भी होंगे, क्यूब्स एंड पासा वाले सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं। देखा जाए तो इसमें अपन बात करते हैं कि साथ ही यहाँ पर जो सवाल होगा वो एग्जामिनर देखेगा कि किसमें विद्यार्थी को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा समय लिया जा सके, तो कोशिश करना आपको अच्छे से अच्छे हर टॉपिक पर पकड़ अच्छी कर सके। अब बात करते हैं जैसे माध्यमिक स्तर की सांख्यिकी, यहाँ पर देखिए 10वीं क्लास तक की जो गणित आती है उसके बारे में सवाल लिए जाएंगे, तो इसमें 9th और 10th की यदि आप गणित को पढ़ सकते हैं तो पढ़ने का प्रयास करना, इसमें वो विद्यार्थी ज्यादा सफलता प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है। माध्यमिक स्तर की सांख्यिकी, इसमें डेटा संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व, और केंद्रीय प्रवृत्ति का उपाय, और माध्य, और मोड, और अवर्गीकृत और समीकृत डेटा की मध्यमिका, ये सवाल आपसे पुटअप किए जाएंगे साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं माध्यमिक स्तर में गणित की बात करते हैं तो प्राकृतिक और तर्कसंगत और अपरिमेय संख्याएं पूछे जाएंगे, और इसके अलावा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव विस्तार के बारे में सवाल पुटअप हो सकते हैं साथियों। वास्तविक संख्याओं में सह क्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातक के नियम, और तर्कसंगत संख्याएं और उसके दशमलव विस्तार, एक बहुपद के शून्यक और एक बहुपद शून्यकों और गुणाकों के बीच के संबंध की बात की गई है, और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम और दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों का भी उल्लेख किया गया है साथियों। अब बात करते हैं साथियों क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में बात करते हैं घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, और एक लंबवर्तीय बेलन के बारे में सवाल पुटअप हो सकते हैं साथियों। लंबवर्तीय शंकु के बारे में सवाल हो सकते हैं, गोला के बारे में हो सकते हैं, घनाभ के सवाल हो सकते हैं, बेलन के हो सकते हैं, और लंबवर्तीय शंकु और गोले के आयतन के बारे में सवाल हो सकते हैं। ठोस के संयोजन का सतह क्षेत्र और आयतन के बारे में सवाल हो सकते हैं।
ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण को लेकर सवाल बन सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हमारी दो लैंग्वेज के सवाल आएंगे, एक तो जनरल हिंदी और एक जनरल इंग्लिश। देखिए इनमें सवाल आएंगे, 5-5 सवाल आएंगे, लेकिन कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है, कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहली हम बात करते हैं भाषा योग्यता प्रेक्षण के सवाल की बात करते हैं। तो संधि, संधि आपको अच्छे से पढ़नी है, संधि के बारे में सारी जानकारी आपको याद होनी है चाहिए। कितनी प्रकार की संधि होती है, संधि विच्छेद के बारे में आपको, इसके अलावा उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय और अनेकार्थ शब्द और विलोम शब्द, ये सारे के सारे शब्दों को पॉइंट टू पॉइंट आपको रीड आउट कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, इनका बार बार टू बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ये नहीं मानता हूं कि ये कठिन होते हैं, बहुत इजी गोइंग है। हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ठीक है, क्योंकि हम लगातार हिंदी पढ़ते आते हैं। शब्द बिनात्मक शब्द है, शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि शब्द है, इनको भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, ये भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं साथियों सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी जो हमारी द्वितीय भाषा है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पुटअप होंगे साथियों, और ये आप पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए ऑर्डर ऑफ टेंस और टेंस, ये भी आपको सवाल यहाँ पर पुटअप होंगे, ऑर्डर ऑफ टेंस और टेंस के सवाल भी यहाँ पर। इसके अलावा वॉइस यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सवाल आपसे यहाँ पर सिलेबस में आएंगे। नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर भी आपको तैयारी अच्छी करनी है। इसके अलावा यूज ऑफ द आर्टिकल और डिटरमिनर, ये भी आपका सिलेबस के दायरे में है। और यूज ऑफ द प्रपोजिशन, ये बहुत अच्छे से तैयारी करनी है साथियों, काफी सवाल आते हैं इस पर, हमेशा एक दो सवाल अक्सर पूछा जाता है। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट, इस पर सवाल आपको। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपको तीनों डिग्री आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस और विद कंजक्शन, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा ग्लोरी ऑफ द ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स हिंदी वर्जन, ये एटोनोमस सन ऑफ शब्द, ये शब्द आपको देखना है। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स एंड यूजिंग द प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और इसके अलावा कंफ्यूजन वर्ड्स भी आपको देखने हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं साथियों करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। कई बार तो क्या होता है, हमारे पूरा का पूरा जो पेपर होता है ना सही साथियों, कई बार तो पूरा का पूरा करंट अफेयर भर देता है। करंट अफेयर हमेशा आपको अपडेट रहना है साथियों, ये बहुत मायने रखता है, करंट अफेयर बहुत बहुत मायने रखता है। आप हमेशा जुड़े रहिए करंट अफेयर से। और पिछले अपन बात करते हैं एक साल का, तो आप करंट अफेयर अच्छी तरह से रीड आउट करते रहे, बार बार एक किताब ले लीजिए वार्षिक अंक आप, और उस वार्षिक अंक को आप बार बार दोहराइए। देखिए बार बार दोहराएंगे तो कई चीजें उभर कर आपके सामने आएगी, ठीक है। और इसके अलावा मंथली आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें मिलती हैं करंट अफेयर की, ठीक है, और उन करंट अफेयर को आप रिवीजन करते रहें। ध्यान रखना साथियों, जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस है, इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, यदि आप इस सिलेबस को रीडिंग होती है वो फास्ट करनी है, फास्ट करोगे तभी आप सफलता की मंजिल पढ़ पाओगे। अब आप सोचते हो कि मैं एक दिन में 40 पेज या 50 पेज पढ़ लूं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कम थम अपन बात करते हैं, लमसम अपन बात करते हैं 5000 पेज पढ़ने हैं अपने को, ऐसे मान लीजिए आइडिया अपन बात करते हैं तो 5000 पेज पढ़ने हैं। तो 5000 पेज को कम से कम जब तक अपन 3 बार या 4 बार रिकॉल नहीं करेंगे सिलेबस को, तब तक हमारी सफलता की मंजिलें हमारे पास नहीं है। तो हमारी सफलता की सीढ़ी चढ़नी है तो एक बार में तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं एक बार पढ़ के स्कूल लेक्चरर बन जाऊं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है साथियों, ध्यान रखना। कोई ऐसा सोच रहा है तो सोचना मत, क्योंकि यदि आप यहां पर जो वही सफल हो सकता है जो वास्तव में मेहनत करता है, वही सफल होता है जो मेहनत करता है साथियों, वही सफल होता है जो मेहनत करता है, क्योंकि बिना मेहनत के यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला साथियों, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं, देखिए पॉइंट नंबर सी हमारा करंट अफेयर, और इसमें हम बात करते हैं भारत और राजस्थान की जनगणना 2011। भारत और राजस्थान की जनगणना 2011, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरा आंकड़े आपको याद रखना है भारत के बारे में और राजस्थान के। इसमें राजस्थान की जो जनगणना है उसके बारे में पूरा के, जिसमें हम बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व का भी अलग अलग वेराइटी आपको याद रखनी है, भले वो हमारी साक्षरता को लेकर हो या हमारी भले मृत्यु दर को हो या हमारे 0 से 6 आयु वर्ग के लिए हो, ठीक है। पूरा का पूरा जनगणना के डेटा आपको एनालिसिस करने का पूरा प्रयास करना है। और यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ लिया गया कि साक्षरता का दर की 4 जिले बताइए, तो इस प्रकार से आजकल 4 नहीं 5-5 जिलों का याद करना है, क्योंकि आजकल एनालिटिकल अप्रोच वाले सवाल आ गए, मिलान वाले सवाल पूछे जाने लग गए।
इसलिए कई बार आप ये सोच रहे हो कि मैं पहला जिला याद कर लूं या साक्षरता सबसे ज्यादा पुरुषों में यहाँ पर होती है या वहां पर होती है, तो एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम पांच पांच छह छह याद करने का पूरा प्रयास करना, जिससे छह छह चीजें याद करने की, हर हर फिगर के अंदर छह छह आपको फिगर याद होने चाहिए, तभी जाकर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े हैं और आंकड़े आपको उलझाते हैं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में अपन बात करते हैं भारत विकास के वर्तमान कार्यक्रम, जितने भी हमारे भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में चलाए गए हैं। जैसे भारत सरकार ने कोई योजना लेकर आया, जैसे मान लीजिए कि मोदी जी आए और मोदी जी ने राजस्थान के अंदर कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट किया, या मान लीजिए कि कोई हमारी सड़क परिवहन के लिए हमारी कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा कोई वो किया, या कोई हमारा एयरपोर्ट तैयार किया गया, या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, या हमारे कोई उद्योग क्षेत्र में काम किया, तो वो भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में विकास किया है, तो उसको पॉइंट ऑफ नोट करना आपको, क्योंकि विशेष रूप से उसके बारे में बात करनी है, कौन उद्घाटन किया था, कब किया था, किससे संबंधित है, उसका इकाई का उत्पादन कितना होता है, तमाम बिंदु पर हम बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में महिला सशक्तिकरण की जितनी भी जो योजनाएं हैं, महिलाओं को लेकर देखिए राजस्थान सरकार लगातार, अपन बात करते हैं महिलाओं को लेकर सजग है, तो महिलाओं पर जितनी भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के पूरी बारीकी से आपको अध्ययन करना चाहती हूँ, बारीकी से अध्ययन करना है, कोई भी ऐसी योजना न छूट जाए जिसका अध्ययन न किया हो, तमाम योजनाओं को देख लेना। वैसे बाजार के अंदर आजकल हमारे काफी जो साथी हैं वो ऐसी एनालिटिकल तैयार करके देते हैं आपको, कि आपको सिर्फ हलवा पूरा बना बनाया तैयार मिलता है, आपको सिर्फ खाना है साथियों, लेकिन खाने के लिए आपको ध्यान रखना है, खाते समय कोई भी हलवे की कोई भी आपको बात करते हैं, कोई भी योजना छूट न जाए। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ कौशल विकास संबंधी जितने भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको देखना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन और भारत में उनकी क्षमता। नवीनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं तो साथियों ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनको वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, उन ऊर्जा के संसाधनों के बारे में आपको देखना है कि हमारे कितनी यहाँ पर इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, और कौन कौन सी इकाइयां कहाँ कहाँ पर स्थापित हुई थी, उनके लिए कौन कौन से संसाधन है, कितनी उत्पादन हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में स्वास्थ्य और स्वच्छता की योजनाएं जितनी भी चल रही हैं, भले महामारी हो, इसका प्रबंधन हो, इसका टेक ऑफ, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है साथियों, जैसे कोई हमारी स्वास्थ्य संबंधी योजना चल रही है, तो उसको कौन सी अथॉरिटी बॉडी उसको क्या कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, और उस स्वच्छता अभियान के तहत हमारे को क्या फायदा होने वाला, वो तमाम देखना चीजें, तमाम चीजें देखनी है। ठीक है साथियों, तो राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना की महामारी उसका प्रबंधन के बारे में देखना है। उसके बाद बात करते हैं साथियों भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, जितने भी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो देखना है कि भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए हैं वो हमारे कितने हुए, कितनी कौन सी PLCLEV जा चुकी है और कब कब हुई है, तो उसमें तमाम जो लेटेस्ट वाली होती है वो जरूर देखना। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हमारे जुड़े हुए हैं, और भारत और विश्व के महत्व की घटनाएं, ऐसी कोई इंटरनेशनल जो घटनाएं हो भारत और जिस पर हमारा उसका जैसे इंटरनेशनल कोई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और जिसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ता है, यानी भले वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से उसका प्रभाव पड़ता हो और भारत को प्रभावित करता हो, तो ऐसी घटनाओं का जरूर अध्ययन करना चाहिए, ध्यान रखना। वर्तमान मुद्दों पर भारत के व्यक्ति और स्थान, ऐसे कोई व्यक्ति जो भारत का इंटरनेशनल लेवल पर उसका महत्व बड़ा हो, कद बड़ा हो, स्थान बड़ा हो, या हमारी कोई इंटरनेशनल जो जगह है वो हमारे भारत में यहाँ पर विशेष रूप से मान्य की गई है, तो उसको बिंदु को नोट करना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समकालीन घटनाएं। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समकालीन घटनाओं के बारे में आपको देखना है कि तमाम जो समकालीन जो घटनाएं हैं उसके बारे में आपको देखना है। भारत में जितनी भी जो विज्ञान को संबंधित हो रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और अवार्ड। अब देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, अब ये पुरस्कार जो साथियों ये बात करते हैं तो ये हमारे सारे के सारे पुरस्कार हो चुके हैं, भले वो खेल जगत में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, वो सारे के सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं उनके बारे में आप बारीकी से अध्ययन करना है, किसको कब कौन सा अवार्ड दिया गया है। और रही बात, हमारे को ध्यान रखना 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड और राष्ट्रीय देखना है, इसके अलावा 2023 के भी जरूर देखना साथियों। कई बार क्या होता है 2023 के पूछ लिए जाते हैं, और कई बार और ध्यान रखना 2024 में कोई अवार्ड दिया जाने वाला है या कोई पुरस्कार होने वाला है, उनके बारे में भी आपको जरूर देखना है। इसके अलावा भारत में नवीनतम पुस्तकें, यदि कोई ऐसी हमारे राइटर की किताब आई है और काफी तेल का मचा चुकी है, काफी अच्छी है,
और किसी संदर्भ को दे रखा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दे रखा है, तो वो पॉइंट भी आपको नोट करना है। लेखक राइटर किस संदर्भ में आई है, कहां से आई है, प्रकाशन कहां से हुआ, उसके तमाम जन लेखक के बारे में। इसके अलावा खेल और गेम तमाम हमारे से जुड़े हुए, राजस्थान का कोई खिलाड़ी और नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रदर्शन दिखाता है तो उसकी तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान पार्ट डी। देखिए यहाँ पर पार्ट डी है, यहाँ पर भी अपने सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवाल विशेष रूप से इसमें संदर्भ में आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए परमाणु और अणु, परमाणु और अणु से संबंधित आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल होंगे। रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण के संबंधित जुड़े सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई भी समीकरण दिया जा सकता है। कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित जुड़े सवाल आपसे पुटअप हो सकते हैं साथियों। इसके साथ ही बात करते हैं साथियों बल और गति के नियम को जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से पुटअप हो सकते हैं। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय से संबंधित सवाल पुटअप हो सकते हैं। आनुवंशिकता से संबंधित हमारे और विकास, इसके संबंधित सवाल आपको तैयार करने हैं बहुत अच्छे से। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में बात करनी है। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बात करनी है। और जैव विविधता और सतत विकास, जैव विविधता और सतत विकास के बारे में बात करनी है साथियों। अब बात करते हैं साथियों भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति देखिए हमारी इस राजनीति एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों को प्रभावित करती है, सभी विषयों को प्रभावित करती है। तो राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और यहाँ पर ये सभी एग्जाम के अंदर एक अपनी प्रभावशाली भूमिका रखती है। ये आपको पता है कि राजनीति सभी को प्रभावित करती है, राजनीति के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय होता है वो भी प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर हम भारतीय संविधान की राजनीति के सवाल आएंगे तो भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो पूरी के पूरे अच्छे से पढ़ना है। भारत की जो कार्यपालिका, कार्यपालिका में हम बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री है, हमारी बात करते हैं राष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, तमाम उनसे संबंधित जो को रिलेटेड सवाल तैयार होते हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद वाइज सारे साथियों तैयार होने चाहिए। ध्यान रखना अनुच्छेद भी तैयार होने चाहिए। और यदि भारतीय राजनीतिक कार्यपालिका पर यदि कोई ऐसा संशोधन किया गया और उसका समावेश किया गया तो वो भी सवाल आपको तैयार करना है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं विधायिका और न्यायपालिका संगठन, इसके बारे में पूरी जैसे इसका जो संरचना है, इसका योग्यताएं होती हैं, इसको त्यागपत्र कैसे देते हैं, ये कार्य कैसे करते हैं, वो तमाम बिंदु हमारे ये सवाल आपको तैयार करना है। इसके अलावा सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। भारत में चुनाव, चुनाव आयोग के बारे में तमाम सवाल आज तक के जो सवाल बनते हैं, चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग है तो इसके बारे में सवाल सारे अच्छे से तैयार करने। इसके अलावा भारत के देखिए भारत का राष्ट्रपति टॉपिक दे दिया गया है तो भारत के राष्ट्रपति आज तक कितने राष्ट्रपति रहे हैं, कब कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति कितने रहे हैं, राष्ट्रपतियों में क्या क्या भूमिका रही, कहाँ से आए थे, उनका जन्म तिथि क्या है और उनकी मृत्यु कब हुई थी। इसके अलावा कौन से ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो भारतीय राजनीति में भारत को हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका दिखी थी, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे तो पद पर रहते मृत्यु हो गई या किसने त्यागपत्र दे दिया था। ये तमाम सवाल के ऐसे भारत के राष्ट्रपति कितनी बार हैं जो दूसरी बार मतगणना से निर्वाचित हुए थे, तमाम सवाल ऐसे पुटअप हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चुनाव और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखिए राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां बात करते हैं जैसे हमारे जर्मनी के वाइमर संविधान से ले गए हैं तो अनुच्छेद 352, 356, 360 का विशेष रूप से आप देख लेना है, जिसमें 352 और 356 का जो प्रयोग हुआ, 356 क्योंकि 100 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है तो ये एक पॉइंट ऑफ नोट करना आपको कि इसका ज्यादा, क्योंकि 360 का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है तो वो तो है ही नहीं, लेकिन इनको बहुत अच्छी से आर्टिकल। अब इसमें बात करते हैं साथियों, देखो 352 और 356 के जो अनुच्छेद होते हैं, क्योंकि 352 लागू होने से कौन कौन से आर्टिकल हमारे निलंबित हो जाते हैं और 356 का प्रयोग होने पर कौन कौन से आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं, उन पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद मानता हूं कि इस पर आप अच्छे से कर सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को लेकर तमाम जो सवाल है को रिलेटेड हमारे वो तैयार करने हैं। प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियों के बारे में देखिए, क्योंकि हमारे भारत में देखिए कार्यपालिका पाई जाती है वो दो प्रकार की पाई जाती है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाममात्र कार्यपालिका। तो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो शक्तियों का प्रयोग करती है, नाममात्र कार्यपालिका हमारी वैसे राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन सारी शक्तियों का प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। तो यहाँ पर जो तमाम सवाल को रिलेटेड बनते हैं तो उनको अच्छे से तैयार करने का पूरा प्रयास करना है। इसके बाद बात करते हैं संसद। संसद को लेकर भी हमारे जो सवाल तैयार होते हैं वो तैयार होने चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष और उसके कार्य। साथियों अध्यक्ष और उसके कार्य, क्योंकि हमारा जो अध्यक्ष का पद है ब्रिटेन से लिया गया है तो आपको उससे जुड़े सवाल तमाम तैयारी करनी है। इसके बाद आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन और शक्तियों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी जो हमारी शक्तियां, इसके अलावा हमारे जितने भी जो
संवैधानिक बोर्ड है, आयोग है, बोर्ड है, उनके बारे में, उनका संरचना कैसे होती है, उसका गठन कैसे होता है, उनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, वो क्या कार्य करते हैं, और अभी तक कोई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें हमारी भारतीय राजनीति या हमारी राज्य व्यवस्था या हमारे नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है, तो उसको भी आपको रीड आउट करना है साथियों। इसके बाद बात करते हैं साथियों राजस्थान का भूगोल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स राजस्थान का भूगोल, क्योंकि ये भूगोल बदलता रहता है। तो आज आपको पता होगा कि हमारे भूगोल में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर 50 जिले कर दिए गए हैं, तो कुछ भूगोल में बदलाव आया है। तो इसको आप तो थोड़ा सा विस्तार से ध्यान से देखना है, सावधानी बरतें, क्योंकि कई किताबों के अंदर आपको पुराना भूगोल मिल सकता है जो आपके लिए असुविधा बना सकता है। तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करें। भूगोल के अंदर स्थान और विस्तार और आकार, जी राजस्थान का कितना विस्तार हुआ है, कितना आकार है, किस प्रकार का है, स्थिति कैसी है। इसके अलावा भौतिक विशेषताएं, यहाँ पर भौतिक विशेषताएं कैसा क्लाइमेट है इसका, जल निकासी और जलवायु से संबंधित सवाल साथियों, और जनसांख्यिकी सवाल विशेषताएं होगी। और इसके अलावा कृषि से जुड़े सवाल, यहाँ पर हमारे किस प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी कृषि होती है। पशुधन से संबंधित यहाँ पर ध्यान रखना साथियों, पशुधन की जो जनगणना हो रखी है, पशु गणना हो रखी है, उनके बारे में भी आंकड़े आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो तमाम है। इसके अलावा हम बात करते हैं खनिज संसाधन में, बात करते हैं साथियों धात्विक या धात्विक खनिजों की बात करते हैं, धात्विक खनिज, और ऐसे कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, उनके बारे में ध्यान देखना है। और वो खनिज स्थल कौन कौन से हैं जहां पर खनिज का उत्पादन होता है, और किस खनिज में हमारे राजस्थान का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको देखना है। ठीक है साथियों, ऊर्जा संसाधन को लेकर भी, हमारे ऊर्जा प्रणाली को लेकर कौन कौन सी ऊर्जा के संसाधन यहाँ पर अपनाए गए हैं, और ऊर्जा संसाधन में कितनी हमारे राजस्थान में उसकी खपत होती है, और कितनी हमारे नेशनल लेवल पर उसकी हम योगदान देते हैं। ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्यटन और परिवहन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, पर्यटन और परिवहन से संबंधित। और उद्योग और व्यापार, ठीक है साथियों, उद्योग और व्यापार से संबंधित सवाल भी आपसे पुट हो सकते हैं। और अगला हमारा और अंतिम बात करते हैं पार्ट ई, जिसमें हम कह सकते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ पर देखिए शैक्षणिक प्रबंध दे रखा है। इसके अलावा राजस्थान में शैक्षणिक परिदृश्य, शैक्षणिक प्रबंध यानी स्कूल में हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट से जुड़े सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे स्कूल का हमारा विद्यालय का मैनेजमेंट, या विद्यार्थी को लेकर सवाल होंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं आरटी, हमारे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पूरा तरह से एक एक आर्टिकल की धाराओं को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पर धाराओं को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं साथियों। तो ये बहुत ही तरीके से साथियों आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से आपको फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयारी करनी है। आपको बहुत ही अच्छे से एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से पूरे के पूरे सवालों को बताने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद है साथियों आपको यदि वीडियो ये पसंद आया हो, और तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और यदि साथियों ये आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक उपलब्ध करवाया गया है, उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी बात करते हैं, हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी साथियों आप अपने हमारे मॉडल पेपर प्राप्त करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, इसी तरह की रणनीति और बेहतरीन तरीके से बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से मैंने सफलता हासिल की है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बेहतरीन सफलता के टिप्स आपको देने का पूरा प्रयास किया। और बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी साथी इस वीडियो को देखें वो अपनी मंजिल की प्राप्ति करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।